हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन 11th क्लास। और इस क्लास में हम इससे पहले भी 2 क्लासें कर चुके हैं। एक क्लास में हमने कुछ सिंपल बातें की थी, दूसरी क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल और उसके बाद में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन का या स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था। और तीसरा इसमें नियम पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम। अब अपने इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं गैर विषयक का गैस या आयतन संबंधी नियम या लॉ ऑफ गैर विशेष लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम फॉर गैसेस। तो इसमें अभी अपने पढ़ेंगे गैर विषयक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो इस नियम के अनुसार दिया किसने था? गैर-विषयक ने दिया। और इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या तो गैसें बनती है या गैसें अभिक्रिया में भाग लेती है, तो जब अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसें क्रिया करके नई गैसें बनाती है या कोई नई गैस बनती है अभिक्रिया के दौरान, तो भाग लेने वाली और बनने वाली गैसों के आयतनों के बीच हमेशा एक स्थिर अनुपात होता है। या ये कह दें कि जब भी 2 गैसें या अधिक गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो एक निश्चित अनुपात में, किसके अनुपात में? निश्चित आयतनों के अनुपात में ही संयोग करती हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप व दाब पर गैसीय अभिक्रिया में भाग लेने वाली तथा बनने वाली गैसों के आयतनों के बीच एक स्थिर अनुपात होता है। तो ये इस नियम का कथन है। या ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया पात्र में जो गैसें परस्पर क्रिया करके गैस का निर्माण कर रही होती है, तो क्रिया करने वाली गैसों के आयतनों के बीच हमेशा एक सरल अनुपात रहता है। अब आगे बात करें तो आगे इसका ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल। जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल लिया, जैसे अमोनिया बना लेते हैं N2+3H2 और अभिक्रिया करके ये क्या बनाती है? 2NH3, जिसको हम अमोनिया गैस कहते हैं। और ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन गैस है। तो इन गैसों के निश्चित आयतन आपस में संयोग करेंगे तो एक नेट आयतन ही अमोनिया का बनेगा। और इन गैसों के आयतनों के बीच यदि अनुपात ज्ञात किया जाए तो वो अनुपात हमेशा के लिए क्या होगा? स्थिर होगा। अब किस प्रकार से? इसका आयतन ले लेते हैं, एक वॉल्यूम यानी एक आयतन इसका लिया, तो इसके सामने हाइड्रोजन कितने आयतन? 3 आयतन हम काम में लेंगे और 3 आयतन या 3V यहाँ पे काम में लेंगे। और तब इसके 2 आयतन या 2V आयतन यहाँ पे बनेगा। तो इनके इन आयतनों के बीच यदि हम अनुपात ज्ञात करें तो N2 आयतन अनुपात H2 गैस का आयतन अनुपात NH3 गैस का आयतन। तो इन गैसों के आयतनों को रखा जाए तो एक आयतन, इसका 3 आयतन और इसका कितना? 2 आयतन। तो आयतन से आयतन कैंसिल हो गए, इनके अनुपात क्या बने? 1:3:2। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया को जब नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्वारा बनाते हैं, अमोनिया को नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्वारा बनाया जाता है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बनी हुई अमोनिया के आयतनों के बीच अनुपात हमेशा 1:3:2 रहता है। या ये कह दूं कि अमोनिया निर्माण के समय भाग लेने वाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों के आयतनों के बीच अनुपात हमेशा कितना रहता है? 1:3। यानी ये हमेशा 1:3 में ही संयोग करती है।
तो ये था गैर विशेषता गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसके बाद अपने नियम पढ़ते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना और अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो साइंटिस्ट ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर दिया, जिसको हम कहते हैं कि अवोगाद्रो नंबर। इसको हम एक मोल अमाउंट में उपस्थित कणों की संख्या को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अब अपना नियम रहेगा अवोगाद्रो परिकल्पना या अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, पहले तो हम अवोगाद्रो का नियम पढ़ते हैं और उसके बाद में इसकी परिकल्पना को समझेंगे। अवोगाद्रो के अनुसार स्थिर ताप और दाब का, ये देखिए ये दोनों नियम, गैर-विषेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम और अवोगाद्रो नियम, दोनों ही गैसों के आयतनों से संबंधित हैं और इनके अंदर हमें स्थिर ताप और स्थिर दाब की कंडीशन लगानी है। तो स्थिर ताप क्या होता है और स्थिर दाब क्या होता है, इन दोनों को यहाँ पे हम मानेंगे और उसके बाद नियम को समझेंगे। तो नियम में क्या कहता है कि स्थिर ताप व दाब पर दो अलग अलग गैसों के समान आयतनों में गैसों के अणुओं की संख्या भी बराबर होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा नियम है। ये कह रहा है कि जब दो गैसें ऐसी जिनके आयतन समान है तो उनके समान आयतनों में गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। यानी दो अलग अलग गैसें ले लेते हैं, मान लेते हैं एक गैस को तो मैंने कह दिया A और दूसरी गैस को कह दिया B। इस गैस का आयतन है VA और इसका आयतन है VB। तो इन गैसों के अंदर अणुओं की संख्या मान लेते हैं Na और इसमें अणुओं की संख्या कितनी NB। तो यदि दोनों गैसों के आयतन बराबर तो उन दोनों गैसों में भाग लेने या पाए जाने वाले अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस इक्वेशन के अनुसार समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, VA अपॉन VB, दोनों गैसों के बीच आयतन अनुपात निकालें तो वही अनुपात किसके बीच आया, NA अपॉन NB। अब यहां से देखा जा सकता है कि V समानुपाती VA बराबर में क्या मिल रहा है, NA और VB बराबर में क्या मिल रहा है, NB। तो हम अलग अलग गैसों के लिए या किसी भी गैस के लिए ये ऐसा कह सकते हैं कि V समानुपाती N, यानी किसी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये भी अवोगाद्रो नियम का कथन हो सकता है, या कथन है कि स्थिर ताप व दाब पर गैस के अणुओं की संख्या बढ़ने पर गैस का आयतन भी बढ़ता है, अर्थात गैस का आयतन उसकी अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो ये हमारे पास इन गैसों के लिए नियम आ गया है। अवोगाद्रो का नियम था, कह रहा है कि जब दो गैसों NTP सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो, तो अलग अलग गैसों के वॉल्यूम्स के बीच अलग अलग गैसों का वॉल्यूम यदि इक्वल है, समान है, तो उन दोनों गैसों में भाग लेने वाले या उन दोनों गैसों के जो अणु हैं उन अणुओं की संख्या भी समान होती है। फिर हम बात करते हैं कि इन दोनों
गैसों के लिए हमने ये समीकरण बनाई, तो समीकरण क्या था में V समानुपाती N, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब व दाब पर गैसों के अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ गैसों का आयतन भी बढ़ता है, या ये कह सकते हैं गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तब अब आगे बात करते हैं अवगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अवगाद्रो नियम के अनुप्रयोग। और उसमें सबसे पहले हम याद करेंगे कि गैसों का अणु सूत्र क्या होता है। कोई भी गैस का या कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले बात करें अवगाद्रो नियम के अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग से पहले हम बात करेंगे परमाणु और अणु, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। हालांकि परमाणु के बारे में आप जानते हैं कि छोटे से छोटा कण जो होता है किसी पदार्थ का, उसे हमने परमाणु कहा है, लेकिन यहाँ पर अवगाद्रो ने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया और क्या कहा कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु के अंदर। और हाँ, एक बात और, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये जब परिभाषा दी अवगाद्रो ने या इस परमाणु परिभाषित किया गया, उस समय नोबेल गैसें यानी उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। इसलिए इस नियम के अंदर ये बात कही है ना कि नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैसों का जो अणु है या परमाणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उनके अंदर उनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे होते हैं, इसलिए उनको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं आगे किसी अणु की, तो अणु के बारे में बात कर रहे हैं किसी पदार्थ या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व होने का अभिप्राय क्या है कि जैसे मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन किसी, या ये कहते हैं हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु है उसको तो लिखा जाएगा सीधा H से, ये तो है हाइड्रोजन परमाणु। अब ये परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए या बंध बनाने के लिए अपने संयोजी कोष में अपने बाह्यतम कोष को संतुलित करने के लिए ये किसी दूसरे परमाणु से जुड़ना चाहेगा। तो इसका मतलब ये क्रिया करने की प्रयास करेगा, अभिक्रिया करने का प्रयास करेगा, यानी ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। लेकिन वहीं पर ऐसा लिखा जाए H2, क्योंकि द्विपरमाणु अणु होता है हाइड्रोजन गैस का, तो H2 हमने लिखा, तो H2 ये हाइड्रोजन गैस का क्या है अणु, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यदि अभिक्रिया करेगा तो पहले ये किसमें कन्वर्ट होगा, परमाणु में, और फिर परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से परमाणु और अणु क्या होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की, क्योंकि अनुप्रयोग समझना है इसका, तो अनुप्रयोग समझने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब आगे बात करें, कोई अभिक्रिया या कोई किसी अभिक्रिया के द्वारा जो यौगिक बन रहा होता है, तो उस यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा उसको समझते हैं हम
पहला नियम है कि हम किसी गैस का अणु सूत्र प्राप्त करना, गैस का अणु सूत्र प्राप्त करना, गैस का अणु सूत्र प्राप्त करना, अणु सूत्र प्राप्त करना। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई गैस दूसरी गैस से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके अपना यौगिक बनाएगी, तो वो भी सामान्यतः ज्यादातर क्या होता है, गैसीय होता है। जैसे अभिक्रिया करेंगे, हमें ये कहा गया कि हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया करती है, क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगी। तो अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। अब ये भी गैसें थी और ये भी गैस है, ठीक है। इनके साथ इनकी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। अब बात आती है कि यदि हाइड्रोजन का एक अणु अभिक्रिया में भाग ले और क्लोरीन का भी एक अणु भाग लेता है, तो इसका यहाँ पे दो अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही होती है, तो इसके दो अणु बनते हैं। फिर इस अणु में हाइड्रोजन का एक अणु जो है, उस हाइड्रोजन अणु में वास्तव में क्या होता है, ये द्विपरमाणुक, प्रयोगों से पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वो द्विपरमाणुक गैस है, तो इसका अणु जो होता है द्विपरमाणुक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो परमाणु हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे दो परमाणु क्लोरीन से, दो परमाणु क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे दो अणु क्या बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये बात याद रखिए कि क्लोरीन भी द्विपरमाणुक अणु बनाती है और हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु बनाती है। अब दोनों की क्रिया हो गई, तो ये दोनों बनाए। अब बात करें हम कि इनके परमाणु यदि एक एक कर दिए जाए, तो इसका कितना अणु बनेगा, एक, क्योंकि इसके दो दो परमाणु हैं, तो इसका दो अणु बन रहा है। इसके एक एक परमाणु लेंगे तो ये इसका एक अणु बनेगा। तो हमने ले लिया एक परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ही क्लोरीन लिया, और क्रिया करके क्या बना लेंगे, एक अणु HCl या हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब आपको पता है कि जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में मैंने कहा था, हाइड्रोजन का एक परमाणु है तो उसको परमाणु कैसे लिखूंगा, क्लोरीन का परमाणु है तो क्लोरीन को सीधा इस तरह से लिखा जाएगा। तो दोनों मिलकर के एक अणु बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक अणु है, उस अणु के अंदर एक तो हाइड्रोजन होगी, एक क्या होगी, क्लोरीन। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, HCl। तो इस प्रकार से गैसों के लिए अणु सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था अवोगाद्रो परिकल्पना का पहला अनुप्रयोग। और दूसरा अनुप्रयोग है, यदि किसी भी गैस का वाष्प घनत्व दोगुना होता है उस गैस के अणुभार से, ठीक है। अब उसके बाद या ये कहूं कि किसी गैस का अणुभार, किसी गैस का अणुभार बराबर होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व की से दो गुना क्या होता है, किसी भी गैस का अणुभार होता है। तो इस चीज को हमें सिद्ध करना है, और वो सिद्ध करने के लिए हम आगे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो तब तक हम इसको समझ लें, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग क्या है, किसी भी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व से 2 गुना होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो देखिए वाष्प घनत्व क्या होता है, पहले तो ये बात करना आवश्यक है। बिना वाष्प घनत्व के हम इस बात को नहीं समझ सकते। हम ये कहेंगे वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व क्या है, जैसे कि आप घनत्व को समझते हैं, घनत्व के लिए घनत्व एक क्या सापेक्ष
मान है। किसी दूसरे पदार्थ के मान के सापेक्ष हम दूसरे अलग पदार्थ के मान को ज्ञात करते हैं। जैसे घनत्व देखते हैं तो हम समझते हैं घनत्व किसके सापेक्ष देखते हैं, पानी के घनत्व के सापेक्ष, शुद्ध पानी के घनत्व के सापेक्ष किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व जांचते हैं। जिस पदार्थ के लिए पानी से ज़्यादा घनत्व आता है वो पानी के अंदर डीप हो जाता है, डूब जाता है। जबकि जिस पदार्थ के लिए पानी से घनत्व कम प्राप्त होता है या वो पानी की तुलना में कम भारी होता है तो वो पानी के ऊपर तैरता है। तो ये पानी के सापेक्ष हमने क्या किया, घनत्व ज्ञात किया। तो अब यहाँ पे बात आती है गैसों की। अब गैस के वाष्प घनत्व को ज्ञात कैसे किया जाए, तो गैस के वाष्प घनत्व को ज्ञात करने के लिए हमें एक संदर्भ गैस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पदार्थों के घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें संदर्भ पदार्थ के रूप में जल को मानना पड़ा था। सेम उसी तरीके से यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करना होता है तो वो हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी गैस का द्रव्यमान या किसी गैस के दिए गए आयतन का भार बटे आयतन का भार बटे में हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन का भार, यानी वास्तव में ये दो गैसों के अलग अलग गैसों के द्रव्यमानों का अनुपात है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि किसी गैस के दिए गए आयतन का वह भार जो हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन से जितना गुना भारी है वह उस गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। ठीक है, यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं कि कोई गैस के दिए गए आयतन का कुल भार हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन के भार से कितना गुना भारी है वह उस गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। तो यहां से परिभाषा से हमने तरीके से फॉर्मूला पहले लिख लिया था। तो ये तो हमारे वाष्प गैस का हुआ फॉर्मूला। तो ये तो था वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व से आगे हम पढ़े तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, अभी आरोगाद्रो परिकल्पना पढ़ के हम आए हैं। हमने क्या कहा था कि जब गैसों के आयतन समान होते हैं तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो हम क्या कहेंगे, किसी गैस के दिए गए आयतन में अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या n, अणुओं की संख्या n। तो हाइड्रोजन गैस के उतने ही आयतन में अणुओं की संख्या वो भी कितनी मान लेते हैं, n। वो भी कितनी मान लेते हैं, n मान लेते हैं। अब बात आई कि हाइड्रोजन के लिए कोई भी गैस हो, दोनों गैसों हमने मान लिया कि उसमें अणुओं की संख्या कितनी मान ले, n बराबर 1। हम ये कहते हैं यदि अणुओं की संख्या n बराबर 1 तो हम क्या कहेंगे, वाष्प घनत्व बराबर दी गई गैस के एक अणु का भार बटे हाइड्रोजन गैस के एक अणु का भार। तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस के एक अणु का भार से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाष्प घनत्व।
अब क्या कह सकते हैं, इससे पहले हमने भी प्रयोग पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का जो परमाणुकता होती है, अणु की परमाणुकता कितनी होती है? 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु पाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं, वाष्प घनत्व बराबर दी गई गैस के एक अणु का भार बटे में 2 इंटू हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार। अब हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार होता है 1। हाइड्रोजन गैस के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1। तो जब किसी गैस के अणु भार में 1 का भाग देंगे तो मान वही आएगा जो इसका अणु का भार होगा। तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, गैस का अणुभार। क्या कह सकते हैं ऊपर वाली लाइन को? गैस का अणुभार, और नीचे हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1। तो हम सीधा लिख सकते हैं वाष्प घनत्व, यानी इसकी जगह इतना कह दूं, इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, गैस का अणुभार। ये क्या है? गैस का अणुभार। ये गैस के अणुभार का सूत्र है। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो गया? गैस का अणुभार बटे में 2 बच गए यहाँ पे। या क्या कह सकते हैं, गैस का अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। तो ये हमारे पास अवोगाद्रो परिकल्पना का दूसरा अनुप्रयोग था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।